नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति पर अक्सर चर्चा करते हैं। हम आज इनसे देश की राजनीति पर, चुनाव में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, उन पर बातचीत करेंगे। जी अभय सर नमस्कार। नमस्कार। कल जो चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ, जी उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है, मतदान को लेकर? देखिए, करीबन 19% सीटों का फैसला हो गया है। पहला चरण था, अभी 6 चरण और है, लेकिन पहला चरण ही सबसे बड़ा चरण था। इसमें 102 सीटों के ऊपर मतदान हुआ और मेरा विचार है कि इसमें 2019 के मुकाबले मतदान का प्रतिशत बहुत तेजी के साथ गिरा है। अखबारों में ठीक से खबर आई नहीं है। मुझे लगता है यहाँ भी कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश की गई है अखबारों में। वरना 2019 में इन्हीं सीटों के ऊपर जितना मतदान हुआ था, इस बार उन पर 7%, 7% का डिप आया है मतदान में, जो कि एक बहुत बड़ा डिप है। केवल तमिलनाडु में मतदान 3% कम हुआ है। बाकी सारी जगहों पर कहीं 6%, कहीं 5%, कहीं 7%, कहीं कहीं 8% भी मतदान में गिरावट आई है। और ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं। अगर 1 या 2% की बात होती तो इसको नजरअंदाज भी किया जा सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये निकाल लेना चाहिए कि सत्ताधारी दल की तरफ से वोट नहीं का वोट नहीं पड़ा है या क्या हुआ है। इसमें तरह तरह की व्याख्याएं और तरह तरह के आकलन किए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। एक बात तो निश्चित है, इसके ऊपर सभी लोग सहमत हैं, भाजपा के समर्थक भी सहमत हैं कि इस चुनाव में वोटरों के बीच में, हमारे समाज में, भारतीय राजनीति में और पूरे राजनीतिक माहौल में कोई चुनाव के प्रति कोई उत्साह नहीं है। जो आमतौर पर उछाल होता है, एक उत्सव जैसा माहौल होता है, लोग मतदान की तारीख का इंतजार करते हैं, तैयारियां करते हैं, मन बनाते हैं, आपस में बहस और चर्चाएं करते हैं। इस प्रकार का कोई कोई माहौल नहीं है। चारों तरफ सुस्ती, अनमनेपन का और उदासीनता का माहौल है। इसका क्या कारण है? इसका सीधा एक कारण है कि 2014 में जहां कांग्रेस को हटाने के लिए लोग उत्सुक थे, और 2019 में मुझे लगता है कि बालाकोट स्ट्राइक और पुलवामा की घटना के कारण लोग नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए उत्सुक थे। इस बार मेरी निगाह में ना तो केंद्र सरकार को दोबारा लाने के लिए लोग बहुत उत्सुक हैं, और विपक्ष ने भी कोई ऐसी बड़ी तरंग नहीं पैदा कर पाई है राजनीतिक जीवन में, मतदाताओं के बीच में। इससे लोगों को लगे कि विपक्ष को जरूर आना चाहिए, तो विपक्ष को वोट देने के लिए लोग बहुत उत्सुक हों। तो जो अनमनापन है वो दो तरफा है, वो सत्ता पक्ष की तरफ भी है और विपक्ष की तरफ भी है। लेकिन इसका एक बड़ा खतरा भी है। बड़ा खतरा ये है कि 2014 में 30 साल के बाद एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था 2014। इसलिए बहुमत मामूली सा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बहुत बड़ा करके देखा गया। यहाँ तक कि 2019 में भी बहुमत कोई बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी उसको समाज वैज्ञानिकों ने भी, अब दिमाग में अभी तक छवि है, इट वॉज ए वेरी लार्ज मेजोरिटी, इस प्रकार की बात कही जाती है, जबकि वो वेरी लार्ज मेजोरिटी नहीं थी। हम सब लोग इस बात को जानते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है इस चुनाव में कि हालांकि ये केवल पहला ही चरण है, 19 सीटों पर ही मतदान हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोकसभा एक त्रिशंकु लोकसभा बदल जाए। और सोशल मीडिया पर एक सर्वेक्षण चल रहा है, और उस सर्वेक्षण पे ठप्पा लगा दिया गया है। जिसने सर्वेक्षण को गढ़ा है, उसने ठप्पा एक्सिस माई इंडिया का लगा दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि एक्सिस माई इंडिया कोई ओपिनियन पोल करता नहीं है। तो एक्सिस माई इंडिया के नाम से एक सर्वेक्षण सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, और बड़े उसमें तमाम तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बातों को कहा गया है। और इस सर्वेक्षण के ऊपर आप निगाह डालें तो इसमें भी त्रिशंकु लोकसभा का नजारा निकलता है। इसमें दिखाया गया है कि एनडीए को 44% वोट प्राप्त होंगे, इंडिया को 43% वोट प्राप्त होंगे, और अन्य को 13% वोट प्राप्त होंगे। तो 44% वोट से एनडीए को 243 से 254 के बीच सीटें प्राप्त होंगी, इंडिया गठबंधन को 232 से 242 के बीच सीटें प्राप्त होंगी, और अन्य को 40 से 55 के बीच में सीटें प्राप्त होंगी। एनडीए को जो सीटें मिलती दिखाई गई हैं, उनमें भाजपा का हिस्सा 208 से 219 के बीच का है, और इंडिया को जो सीटें मिलती दिखाई गई हैं, उसमें कांग्रेस का हिस्सा 115 से 123 तक का है।
तो ये जो सीटें हैं, इन सीटों से एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का अपने प्रभाव क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी हार नहीं हो रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव क्षेत्र में दबा के चुनाव जीत रही है, लेकिन वो 2019 का चुनाव परिणाम दोहराने में असमर्थ। यही वो डर है जो कि नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को परेशान करते हुए लगता है। कहीं उनकी 5 सीटें कम हो रही हैं, कहीं 8 सीटें कम हो रही हैं, कहीं 10 सीटें कम दिखाई जा रही हैं। दिखाया गया है इसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा। तो ये एक बड़ा संकट है जो कि भारतीय जनता पार्टी और उनके रणनीतिकारों के सिर पे सवालिया निशान बनकर लटका हुआ है। और दूसरे हर कोई कहता है, जैसे कि अभी एक्सिस माई इंडिया के ही जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप गुप्ता, उन्होंने मनी कंट्रोल पत्रिका को एक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 91% का स्ट्राइक रेट निकाला था, वहां पर उसकी सीटें बढ़ नहीं सकती हैं, वहां पर उसकी सीटें कम ही हो सकती हैं। और हालांकि वो ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की बहुत साख है और आम लोग नरेंद्र मोदी को अपने गार्जियन, अपने अभिभावक और अपनी परिवार के मुखिया के तौर पर देखते हैं। बरखा दत्त से बात करते हुए भी उन्होंने ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी का जो कोई अपना परिवार नहीं है, तो ये नरेंद्र मोदी की एक खास खूबी बन जाती है जनता की निगाह में। और वो जिस तरीके से आम लोगों की जरूरतें पूरी करते हुए दिखते हैं तरह तरह से, चाहे उन्हें मुफ्त अनाज दे रहे हो या उन्हें विभिन्न योजनाओं के जरिए सस्ती दर की चीजें प्राप्त हो रही हो या डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, उससे लोगों को लगता ये है, गरीब लोगों को लगता ये है कि नरेंद्र मोदी हमारे अपने आदमी है, हमारे परिवार की मुखिया की हैसियत रखते हैं। तो नरेंद्र मोदी को बहुत इससे फायदा प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद वो मानते हैं कि अपने प्रभाव क्षेत्र में नरेंद्र मोदी की सीटें अगर होगा कुछ होगा, अगर तो कमी होगी, वो बढ़ नहीं सकती हैं। वो 91% से 100% की तरफ उनका स्ट्राइक रेट वहां पर नहीं जा सकता। तो ये एक समस्या है जिसका सामना इनकम्बेंट गवर्नमेंट कर रही है और इसके पूरे के पूरे संकेत ये इस पहले चरण के मतदान में दिखाई पड़ रहे हैं। जी नहीं, मुझे ये चीज लगता है, जैसे जो एक्सिस माई इंडिया के जो चेयरमैन कह रहे हैं कि गरीब लोग उन्हें अपने गार्जियन के रूप में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जो उनके वोटर है वो उनके गार्जियन के रूप में देखते हैं, ये ज्यादा अच्छा कथन होता। मुझे लगता है कि ये भी एक तरीके का मोदी जी को देवत्व देने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि एक और सही बात है, सही बात आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, आपका कहना ठीक है। जो भाजपा का आधार क्षेत्र, एक मिनट, मुझे कुछ खांसी जुकाम हो रहा है, जो भाजपा का आधार क्षेत्र है, उस आधार क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को अपने गार्जियन के तौर पर देखते हैं। क्योंकि फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है, तो उतने ही गरीबों के वोट अगर नरेंद्र मोदी को मिल जाते हैं तो वो सबसे बड़े दल के रूप में, बहुत ही शक्तिशाली नेता के रूप में, एक चमत्कारी शख्सियत के तौर पर, करिश्माई शख्सियत के तौर पर उभर आते हैं। और उनके मुकाबले का चूंकि दूसरा नेता विपक्ष के पास है नहीं, इसलिए उनकी जो छवि बनती है वो और भी ज्यादा विशाल हो जाती है। लेकिन ये भी यहाँ जोर देने की जरूरत है कि एक्सिस माई इंडिया ने इसको बाकायदे सफाई दी है कि उनका नहीं है सर्वे। और बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूं कि ये अनधिकृत और तथाकथित रूप से गोपनीय सर्वेक्षण है, जिसका खंडन उन्होंने कर दिया है कि ये हमारा सर्वेक्षण नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एक संभावना है, त्रिशंकु लोकसभा एक संभावना है जिसके ऊपर पहले विचार नहीं किया गया था। और उस वक्त तो खास तौर से ये संभावना, खास तरह की दिलचस्प संभावना बन जाती है जब सत्ताधारी दल ये प्रचार कर रहा हो अब की बार 400 पार। नहीं, मैं ये कहूंगा कि आप इस तरफ इशारा करते रहें कि भाजपा इस तरीके से चुनाव हार सकती है कि उसकी सीटें 230 240 हो जाएं। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि जो कम मतदान हुआ है, उसके पीछे क्या एक कारण हम ये भी इस प्रचार को भी मान सकते हैं कि मोदी जी बड़े आराम से जीत रहे हैं, 400 सीटें पा रहे हैं? ये भी एक कारण हो सकता है इसका। इसके बहुत से अंदाजे लगाए जा रहे हैं। एक अंदाजे लगाया जा रहा है कि लोगों को, मोदी जी के समर्थकों को लगता है अगर ये तो जीत ही रहे हैं तो फिर क्यों बेकार में गर्मी में जाकर वोट डाला जाए, इसलिए भी कुछ मतदाता कम निकले होंगे। फिर एक ये भी है कारण कि मोदी जी जीत ही जाएंगे, उनको रोका नहीं आ सकता जीतने के लिए, तो विपक्ष के मतदाता सोच के क्या वोट देने से फायदा है, इनको तो जीतना ही है। फिर
मोदी जी को हराया नहीं जा सकता है, मान लीजिए इस प्रकार की भावना फैल गई है चारों तरफ, तो जो अल्पसंख्यक मतदाता भी सोचेंगे कि भाई इनको तो हराया ही नहीं जा सकता है, तो हम क्यों बेकार में वोट डालने जाएं। फिर गर्मी के दिन है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं ऐसी जिनकी वजह से मतदान कम हुआ है। लेकिन कुल मिला के तो इससे साबित होता है कि लोगों में चुनाव के प्रति उत्साह नहीं है। एक कारण जो मुझे सबसे ज्यादा ठोस लगता है वो यही है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, कि मतदान करने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित होता है नया मतदाता, क्योंकि उसको नया अनुभव होता है मतदान का। और वो नया मतदाता होता है 18 साल का, जो इस साल 18 साल का हुआ। उस 18 साल के मतदाता का सारे देश में जो पंजीकरण हुआ है वोटर के तौर पर, उसका औसत केवल 38% है। और आपको ध्यान होगा कि 2019 में इस नए मतदाता ने बहुत ही उत्साह से, 18 से 25 साल का मतदाता मान लीजिए, नया मतदाता जो है, उसने बहुत ही यानी पहली बार का मतदाता या दूसरी बार मतदान करने आ रहा है, उसने बहुत उत्साह से वोट किया था और उस वोट का फायदा नरेंद्र मोदी को मिला था। ये एक स्थापित तथ्य है जो कि सेफोलॉजिस्ट ने खोज के निकाला था कि युवा मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए वोट दिया था। तो ये है एक ऐसी बात जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शंका पैदा करती है। यूट्यूब की दुनिया में मैं देख रहा था सारे जो प्रसिद्ध चैनल हैं, और योगेंद्र यादव भी वहाँ पर काफ़ी दिख रहे हैं, सत्यहिंदी.com पर भी, अजीत अंजुम जी के चैनल पर भी, आनंदवर्धन जी के चैनल पर भी, हर जगह एक ऐसा लगता है जैसे कोरस जैसा चल रहा है कि भाजपा चुनाव हार रही है और ये जो कम मतदान हुआ है उससे उसी का नुकसान होने वाला है। और मुझे अक्सर उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात याद आती है, वहाँ भी यूट्यूब के चैनलों में ये माहौल बन गया था। तो क्या इसे हमें एक शंका की नज़र से देखना चाहिए कि ये बहुत इससे प्रभावित नहीं हूँ। देखिए यूट्यूब के जो यूट्यूबर्स हैं, राजनीतिक यूट्यूबर्स हैं, उनके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो हर जगह भारतीय जनता पार्टी को हारता हुआ दिखाता है, दूसरा हिस्सा वो है जिन्हें हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखती है और नरेंद्र मोदी उनके लिए बाकायदा देवता स्वरूप हैं। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निराशा दोनों तरफ हो सकती है। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि ना तो नरेंद्र मोदी का प्रचार मतदाताओं में उत्साह भरने में समर्थ हो पाया है और न ही विपक्ष मतदाताओं में कोई तरंग पैदा कर पाने में समर्थ हो पाया है। ऐसा भी नहीं है कि मतदाता विपक्ष के प्रति बहुत उत्साहित दिख रहे हो। भाई उत्साह होगा तो किसी तरफ होगा ना। उत्साह बराबर बराबर नहीं बढ़ता है। उत्साह एक तरह की पक्षधरता से आता है। वो पक्षधरता इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए भी हो सकती है, यानी जो सरकार अपना बचाव कर रही है उसके लिए भी हो सकती है, और वो उत्साह उस पक्षधरता जो उनको चुनौती दे रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है। तो ये है ही नहीं, इसका मतलब दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि चूंकि कोई लहर नहीं है तो चुनाव स्थानीय मुद्दों पे अगर हो रहे हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इस बिल्कुल तरह हो का सकता है। चुनाव स्थानीय मुद्दों पे अगर होंगे और बहुत ज्यादा स्थानीयता आ जाएगी लोकसभा के चुनाव में, तो फिर ये इस तरह का नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, वास्तव में स्थानीय मुद्दे होंगे या जो जातियों का प्रभाव बढ़ जाएगा चुनाव में, तो या बड़े-बड़े राष्ट्रीय मुद्दे जो जातियों को एक तरह से अपने से परे जाकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वो क्या कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसे मुद्दे दिख ही नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नैरेटिव बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जो खुशनुमा कहानी सुना रहे हैं वो खुशनुमा कहानी बिल्कुल साफ है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में पिछले 10 साल में भारत बहुत मजबूत हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी छवि बहुत अच्छी हुई है और भविष्य उसका भारत का बहुत अधिक उज्जवल हो गया है। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे और भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। तो ये इस तरह का वो एक बड़ी खुशनुमा कहानी लोगों को सुना रहे हैं। उसके मुकाबले विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी के सवाल के ऊपर, मुद्दों के ऊपर जोर दे रहा है और सरकार की जो विफलताएं हैं उन विफलताओं को रेखांकित कर रहा है। लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी के तर्कों से जनता में कोई जोश दिखाई पड़ रहा है और न ही विपक्ष ने जो बात कही है उससे जनता में कोई जोश दिखाई पड़ रहा है। सर्वेक्षणों से जो बात निकल के ये आ रही है कि लोग ये जरूर मान रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ में नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं वो ये मान रहे हैं कि वो सरकार को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया है। उस अच्छे को वो परिभाषित कर पाने में असमर्थ है। उनको नहीं लगता है कि वो जो पूछा जाएगा अच्छे का क्या मतलब है,
क्या ठोस काम किया, तो ये ज्यादा नहीं बता पाते। इसमें ज्यादातर लोग करीब 43 लोग जो है वो कहते हैं हाँ अच्छा काम किया है। तो एक गुडविल है, एक सरकार के बारे में एक अच्छी भावना है। इस भावना के तहत होकर लोग इस प्रकार की बात करते हैं। मैंने एक लेख पढ़ा था कल संजय कुमार जी का, जो कि जिसका शीर्षक था कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा चुनाव के केंद्र में आ चुका है। और मुझे ये लगा कि जो उनकी संस्था ने जो सर्वेक्षण किया है वो उसी से अलग बात कर रहे हैं, जो 1 हफ्ते पहले से भी कम समय पहले प्रकाशित हुआ था, कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा सवाल ये है कि क्या जिसको हम सेफोलॉजी या चुनाव अध्ययन कहते हैं, वो ऐसे आंकड़ों के समूह के रूप में सामने आता है जिससे हर कोई अपनी पसंद की चीज उठा के उसको प्रस्तुत कर देता है, ऐसे कह सकते हैं? बहुत ही स्वाभाविक है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा चुनाव के केंद्र में कैसे आ चुका है। खुद लोकनीति CSDS का जो सर्वे है वो कहता है कि हिंदुत्व के मुद्दे की परचेज तो केवल 2% है और राम मंदिर के मुद्दे की जो मान्यता है वो केवल 8% है। और राष्ट्र ऐसा कोई मुद्दा तो है नहीं जिससे राष्ट्रवाद जो है वो निकल कर आए और लोग राष्ट्रवाद के लिए वोट दें। यहाँ तक कि जब आम मतदाताओं से बातचीत करते हैं तो वो भी इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल नहीं करते। जब किसी जज्बाती मुद्दे से प्रभावित होकर लोग उस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कई तरह की खबरें आ रही हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। और आज की खबर ये थी कि उनकी पार्टी के नेता आतिशी ने दावा किया कि उन्हें स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश हो रही है। इस तरह की खबरों को हम कैसे देखें और राजनीति पर इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल किस प्रकार का भोजन वहां कर रहे हैं उसकी चर्चा है। मुझे लगता है कि जो प्रवर्तन निदेशालय जिस प्रकार के तर्क अदालत में देता है और जिस तरह की बातें कही जाती हैं, जैसे कि ये अदालत में कहना कि उनको इतने बार आम उनके लिए खाने के लिए आए, एक बार पूरी सब्जी आई, कभी प्रसाद आया, इस प्रकार की बात कर बजाय इसके कि उन लोगों का काम तो ये होना चाहिए कि वो उनको जो मधुमेह की बीमारी है उस बीमारी से वो ज्यादा पीड़ित ना हो, अच्छी तरह उनका इलाज हो, इसके लिए नियमित रूप से उनकी चेकिंग की जाए, डॉक्टर उनको देखे। बजाय इसके इस प्रकार की अगर बातें की जाएं कि वो जानबूझ के इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, तो उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा भी है कि क्या जमानत पाने के लिए कोई अपने आप को लकवा मारने के उद्देश्य को न्योता देगा क्या? अगर शुगर बहुत बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा वो चीनी खा के जानबूझ के अपनी शुगर बढ़ा लेगा, तो तकरीबन वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार की बातें करने से केवल माहौल में एक ओछापन पैदा होता है और एक सरकारी संस्था को जो पहले से ही विवादों के केंद्र में है, अगर वो इस तरह की बात करती है, तो ये बिल्कुल राजनीतिक दल बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। जो अंताक्षरी की राजनीतिक दलों में होती है, उस प्रकार की बात हो तो बात दूसरी है। प्रवर्तन निदेशालय की संस्था को इस प्रकार के चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। अब जबकि ये मुद्दा तकरीबन मुख्य खबर से थोड़ा पीछे चला गया है, तो आप आम आदमी पार्टी की स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या पार्टी अरविंद केजरीवाल के बाद खुद को ठीक से संभाल पाई है या नेतृत्व के लिए थोड़ा भटकाव नजर आता है? वही भारतीय जनता पार्टी को तो उम्मीद ये थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में पूरी पार्टी भरभरा के ढह जाएगी। लेकिन वो दिल्ली में भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे हारेंगे क्या ये अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का जो लोकसभा का चुनाव है वो कमजोर हो गया है। पंजाब में कोई आम आदमी पार्टी कमजोरी से लड़ रही है, इस प्रकार की भी कोई खबरें नहीं है। उनके पास अरविंद केजरीवाल उनके सर्वोच्च नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनके चेहरे पे वोट पड़ता है, लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं, ये तमाम बातें सही हैं। लेकिन उनकी जो नेतृत्व की नई पंक्ति जो है वो भी बढ़िया तरीके से पार्टी चला रही है, सरकार चला रही है। तो अफवाहें तो बहुत सारी उड़ाई जा रही है। एक अफवाह उड़ाई जा रही है, पहले जब संजय सिंह जमानत पे छूटे तब कहा गया कि संजय सिंह की जमानत पे छूटते ही पार्टी में फूट पड़ जाएगी, क्योंकि नेतृत्व संजय सिंह के पास चला जाएगा, तब आतिशी और सौरभ भारद्वाज नाराज हो जाएंगे। ये बात भी गलत साबित हुई। फिर अरविंद केजरीवाल का एक 1.5 साल पुराना बयान बता दिया गया, वो भी फूट डालने के मकसद से उड़ाया गया था, वो भी बात गलत साबित हुई। अभी फिर कहा जा रहा है कि फिर बीच-बीच में ये भी उड़ाया गया कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी को नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये सब बातें भी अभी तक गलत साबित हुई। तो एक तरह का ये एक सूचना युद्ध चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ।
लेकिन आम आदमी पार्टी अभी तक ये सूचना युद्ध का मुकाबला कर पाने में सफल साबित हुई है। एक आखिरी सवाल बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में। आज उन्होंने लालू प्रसाद यादव पे थोड़े से भाषा उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे और बहुत सारे लोगों को भी कि इतना बच्चा कौन पैदा करता है, अपने बच्चों को सेट कर रहे हैं वगैरह-वगैरह कहा। क्या वो एक ऐसे नेता नज़र आते हैं कि जब उनको मौका मिलता है, वो भाजपा को गाली दे सकते हैं, फिर जब मौका मिलेगा लालू प्रसाद यादव को गाली दे सकते हैं। क्या उसकी भी एक सीमा अभी दिख रही है इन चुनाव में कि अब जनता इसको बहुत ज़्यादा मानने की देखिए, नीतीश कुमार जो कुछ भी कर रहे हैं उससे उनको कोई लाभ नहीं हो रहा। वो एक ऐसे नेता हैं जो लगातार नुकसान में, चाहे उनकी राजनीतिक निर्णय हो, जैसे पार्टी बदलने वाला निर्णय हो, मोर्चा बदलने वाला निर्णय हो, या वो निर्णय हो या इस प्रकार के वक्तव्य हो, वो लगातार नुकसान में है। जब वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, नहीं महागठबंधन में थे, उस वक्त भी उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले कई वक्तव्य दिए थे। जीतन राम मांझी के खिलाफ उनका जो वक्तव्य था वो बहुत ही आपत्तिजनक था। फिर स्त्रियों के गर्भवती होने से सब संबंधित जो वक्तव्य उनका था, जनसंख्या वाला सवाल जो था, वो भी काफी आपत्तिजनक था। तो नीतीश कुमार एक जमाने में इस तरह के नेता नहीं माने जाते थे, लेकिन अभी पिछले दिनों उनका ये एक नया चेहरा सामने आया है कि वो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो उम्र में काफी वरिष्ठ हैं, तजुर्बे में उनका उनके तजुर्बेकार नेता बहुत ही कम है इस सारे देश में। तो ऐसा देख के बहुत ही आश्चर्य होता है। उनके बारे में कहा यह जाता है, खबरें इस तरह की आती हैं कि वो काफी उनका स्वास्थ्य खराब सा रहता है और उनको बहुत सी बातें याद दिलानी पड़ती हैं, कब वो क्या कह दें इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। कल रविवार का दिन है तो हमारे कार्यक्रम का साप्ताहिक अंक होगा जिसमें कि आनंद वर्धन जी भी जुड़ेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।